गाइस स्कूल में तो आपने ट्रिग्नोमेट्री जरूर पढ़ी होगी, साइन थीटा कॉस थीटा, और आई नो कि इसने आपका दिमाग भी काफी खर्च किया होगा। पर आज हम जानेंगे आखिर ये साइन थीटा कॉस थीटा हमारे रियल लाइफ में कहाँ पर यूज होते हैं, और जब आप रोड में तेज रफ्तार में गाड़ी भगाते हो तो पुलिस वाले स्पीड के बेस में आपका चालान कैसे कर देते हैं, मतलब वो लोग कैसे आपकी स्पीड को मेजर करते हैं। तो ऐसे ही कुछ कमाल के फैक्ट आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, और साथ ही साथ आपने जो स्कूल लाइफ में डॉपलर इफेक्ट, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पढ़े हैं उसको आज हम रियल लाइफ में जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बन जाइए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहला है डॉपलर इफेक्ट। आई एम 100% श्योर कि आपने इस डॉपलर इफेक्ट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर आया होगा। तो गाइज अब इसी डॉपलर इफेक्ट का यूज पुलिस वाले व्हीकल्स की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि डॉपलर इफेक्ट का आखिर कैसे यूज किया जाता है। उससे पहले आप ये साउंड सुनिए। इसी को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। चलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आपको ये तो पता है कि किसी ना किसी चीज की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी तो जरूर होती है। जैसे अभी आपने ये कार की स्पीड सुनी, तो इससे आपको ये पता चला कि कार की स्पीड की फ्रीक्वेंसी तब बढ़ती है, यानी ऑब्जर्वर के जब नजदीक होती है तब कार की स्पीड की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अब जैसे ऑब्जर्वर से कार दूर जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो गाइज इसी सिंपल इफेक्ट को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। अब गाइज यहाँ पर पुलिस वालों के पास एक रडार स्पीड गन होती है जो एक रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर का काम करती है। अब वो रडार गन नैरो बीम में रेडियो सिग्नल को छोड़ती है। अब वो रेडियो सिग्नल कितनी देर में ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आते हैं उसी चीज को वो मेजर करती है। मतलब अगर उसके रेडियो सिग्नल उस ऑब्जेक्ट से टकराकर जल्दी वापस आ गए तो मतलब कार बहुत हाई स्पीड में है, अगर देर में आए तो कार बहुत कम स्पीड में है। तो रडार गन को भी डॉपलर इफेक्ट के बेस में ही डिजाइन किया गया है। गाइज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉपलर इफेक्ट का यूज सिर्फ पुलिस वाले ही यूज करते हैं। इसका अलग अलग फील्ड में डिफरेंट तरीके से इसका यूज किया जाता है। जी हाँ गाइस, थर्मोडायनामिक्स से एक ऐसा यूनिवर्सल टॉपिक है जो मतलब इसके लॉग इसको पता हो ना हो, पर थर्मोडायनामिक्स का नाम जरूर सबने सुना होता है। अब थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम अ वार्मर सबस्टेंस टू अ कोल्डर वन, ये सिंपल लॉ तो आपको पता है। इसका हमारी लाइफ में कैसे यूज होता है आज हम ये जानेंगे। सबसे पहले तो गाइस जब हम कपड़ों में प्रेस करते हैं तो वहां पर थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ लगता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी वार्मर सबस्टेंस से कोल्डर वन में ट्रांसफर होती है। अब जैसे ही हम आयरन को कोई इलेक्ट्रिक सोर्स देते हैं तो उसमें एक हीट बनना स्टार्ट हो जाती है, तब वो हीट प्रेस के जो मेटल बेस होता है वहां पर ट्रांसफर होती है। मतलब वार्मर सबस्टेंस से कोल्डर वन सबस्टेंस में वो हीट ट्रांसफर होती है, मतलब हीट है यहाँ पर एक एनर्जी है। तो गाइस अब ऐसे ही थर्मोडायनामिक्स का जो सेकंड लॉ है हमें बहुत जगह देखने को मिलता है। जैसे जब कोई हम आइस क्यूब को एक रूम टेम्परेचर में रख देते हैं तो वो मेल्ट होती है, तो यहाँ पर हमें थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ भी देखने को मिलता है। हेडफोन्स, अब लाउड स्पीकर में गाने सुनना किसको नहीं पसंद है गाइज। अब मजा तो तब आता है जब कोई कान में ईयरफोन लगा के फुल वॉल्यूम में म्यूजिक सुने, पर यहाँ पर हम म्यूजिक की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम फिजिक्स की। तो क्या आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा है? आई नो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर याद आ रहा होगा। तो गाइज अभी हम ये जानेंगे कि कैसे लाउड स्पीकर या हेडफोन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज हो रहा है और कैसे उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब जो हेडफोन्स होता है हम उसे जब किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिक सोर्स देते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आखिर कैसे जनरेट होता है। अब जो हेडफोन्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है, जब इसे हम इलेक्ट्रिक सोर्स देते हैं तो ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है और वाइब्रेट करता है। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं देंगे तो ये मैग्नेट नहीं बनेंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके हेडफोन है, आप जब हेडफोन को यूज करते हो तब आप उसे अपने फोन के जैक से कनेक्ट करते हो, मतलब आपने उसे एक इलेक्ट्रिक सोर्स दिया है जिसके वजह से जो उसका मैग्नेट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब आप जैसे ही उसे इलेक्ट्रिक सोर्स देते हो तो ये वाइब्रेट करने लगता है, तो फिर हेडफोन के डायफ्राम जो होता है उस पर प्रेशर पड़ता है और वो भी वाइब्रेट करने लगता है। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और आपको तो ये पता है कि गाइस जहां पर वाइब्रेशन होता है वहां पर साउंड भी होती है, तो इसी के वजह से इसी वाइब्रेशन के चलते वहां पर साउंड प्रोड्यूस हो जाती है।
गाइस ये जो फैक्ट है ये आपने मैथमेटिक्स के बुक में जरूर पढ़ा है, आपने पाई का नाम तो जरूर सुना होगा। अब हम ये जानते हैं कि आखिर रियल लाइफ में इसका कहाँ पर यूज होता है। तो जो पाई होता है वो हेल्प करता है इनफाइनाइट स्टार्स को कैलकुलेट करने में, और इसका सबसे ज्यादा यूज कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, और मेडिकल फील्ड में भी पाई का यूज काफी ज्यादा किया जाता है। और ऐसे ही पाई का यूज एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी इनमें भी किया जाता है। और गाइज हमारा नेक्स्ट है वो है ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, इस ट्रिग्नोमेट्री ने आपको काफी परेशान किया होगा, पर हम आखिर ये जानते हैं कि ये हमारे रियल लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंस रखता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज सबसे ज्यादा नेविगेशन में किया जाता है, और ये कंपास में डायरेक्शन बताने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री का यूज कंस्ट्रक्शन में हाइट मेजर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है, पर हमें स्कूल लाइफ में ये नहीं पढ़ाया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पर होता है। हमें बस साइन थीटा कॉस थीटा ही बताया जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री का यूज यहीं पर ही खत्म नहीं होता है, इसका यूज एस्ट्रोनॉमी, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिस्मोलॉजी में भी इसका यूज किया जाता है। सो आई होप गाइस आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप भी किसी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।